हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज तन्वी फ्रॉम यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाय तन्वी मैम। एंड आज एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है जो मुझे आपको बतानी है कि आरबीआई ने 650 असिस्टेंट्स की नोटिफिकेशन अनाउंस कर दी है। बच्चे बहुत समय से इंतजार कर रहे थे कि कब ये नोटिफिकेशन आएगी और फाइनली ये नोटिफिकेशन आती है 16 फेब 2026 को। और नंबर ऑफ वैकेंसीज आपका जो है वो 650 है। तो मैं इस वीडियो में शॉर्ट में आपको सभी इंपॉर्टेंट डिटेल्स बताऊंगी ताकि आप समझ सके कि क्या आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है और आप इस फॉर्म को भर सके। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स की। आपका जो फॉर्म फिलिंग है वो 16 फेब से स्टार्ट हो जाएगा और 8 मार्च तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और इस फॉर्म को अगर आपको फिल करना है तो आरबीआई की वेबसाइट पे आपको जाना पड़ेगा। अगर मैं इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करूं तो आपका जो प्रीलिम्स एग्जाम है वो होगा 11 अप्रैल 2026 और मेंस एग्जाम जो है वो 7 जून 2026 को होगा। और इसके बाद आपकी जो एज है, इस नोटिफिकेशन में उन्होंने जो एज मांगी है वो 20 से 28 साल है और ये जो आपकी एज है वो एज ऑन 1 फेब 2026 आपको चेक करनी है। और अगर आपका डेट ऑफ बर्थ, मतलब आप थोड़ा सा यहां से चेक कर लीजिए कि अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 2 फेब 1998 और 1 फेब 2006 के बीच में या इन दोनों डेट्स पे है तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए आपकी एज जो है वो एलिजिबल है। बाकी रिलैक्सेशंस है क्योंकि ये जो है ये जर्नल कैटेगरी की है, बट कुछ रिजर्व कैटेगरीज के केस में जैसे कि SC ST के केस में आपकी मैक्सिमम एज फिर 28 नहीं 33 इयर्स होगी, यानी 5 साल की रिलैक्सेशन मिल रही है। ओबीसी के केस में 3 साल की रिलैक्सेशन है, मैक्सिमम एज 31 इयर्स है। पीडब्ल्यूबीडी के केस में आपकी जो रिलैक्सेशन है वो 10 साल की है फॉर जर्नल कैटेगरी और 13 इयर्स की है फॉर ओबीसी और 15 साल की है फॉर SC ST। एक्स सर्विसमैन के केस में आपकी जो आर्म्ड फोर्सेस में सर्विस की ड्यूरेशन है उसमें आप ऐड करेंगे 3 इयर्स और ये जो सम है अगर अप टू 50 इयर्स है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और विडोज या डाइवोर्स्ड के केस में अप टू 30 इयर्स अप टू 35 इयर्स जो है वो आपकी रिलैक्सेशन है। और अगर हम SC ST की बात करें तो वहां पे मैक्सिमम एज है 40 इयर्स। तो आप देख सकते हैं कि आप अगर जर्नल कैटेगरी के हैं तो 20 से 28 होना चाहिए और अगर आप रिजर्व कैटेगरी के हैं, ठीक है, तो यहाँ पे इनमें से आपकी जो भी कैटेगरी है उस हिसाब से देख लीजिए कि क्या आपकी एज जो है वो क्वालिफाई हो रही है। उसके बाद हम बात करेंगे क्वालिफिकेशन। जो उन्होंने आपसे मांगी है वो है ग्रेजुएशन। आपकी बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, चाहे आपने आर्ट्स, कॉमर्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल जो भी किया है चलेगा। बट साथ साथ ग्रेजुएशन के साथ साथ उन्होंने ये भी मेंशन किया है कि आपके स्कोर जो है वो मिनिमम 50% हो, यानी आपकी ग्रेजुएशन में आपकी जो परसेंटेज है वो कम से कम 50% होगी, तभी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं और डिजायरेबल है। ओके, और टेक्निकल स्किल्स की अगर मैं बात करूं, ठीक है, टेक्निकल स्किल्स में उन्होंने आपसे मांगा है नॉलेज ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग ऑन पीसी, कि आपको जो है कंप्यूटर में इसका कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगा है, उन्होंने सिंपली बोला है कि आपको वर्ड प्रोसेसिंग को चलाने की नॉलेज हो। ओके, तो नॉलेज मांगी है उन्होंने, सर्टिफिकेट नहीं मांगा है, इस बात को क्लियर कर लीजिए। ओके, एंड ये जो आपको 50% मार्क्स उन्होंने मांगे है ना, ये सिर्फ जर्नल कैटेगरी के लिए है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी के हैं तो आपके जो है पासिंग मार्क्स होने चाहिए, मतलब आपने पास किया हो, फिर आपकी मिनिमम 50% की रिक्वायरमेंट कैंसिल हो जाएगी अगर आप रिजर्व कैटेगरी के हैं। ओके, नेक्स्ट आपका प्रीलिम्स जो है, देखिए आपकी जितनी भी वैकेंसीज है उसके 10 गुना बच्चों का प्रीलिम्स क्लियर होगा। ओके, और प्रीलिम्स का पैटर्न क्या है, जिसमें आपके ये 3 सब्जेक्ट्स आएंगे, इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग। इंग्लिश के 30 क्वेश्चंस है, मैथ्स के 35 और रीजनिंग के 35। ओके, एक सवाल 1 नंबर का होगा जिस वजह से आपके 100 क्वेश्चंस और 100 ही मार्क्स का पेपर होने वाला है। सेक्शनल टाइम लिमिट है, यानी कि रीजनिंग जब आपका सेक्शन ओपन होगा 20 मिनट के लिए ओपन होगा और 20 मिनट बाद वो लॉक हो जाएगा। इंग्लिश खुलेगा 20 मिनट के लिए देन लॉक, मैथ्स खुलेगा 20 मिनट के लिए देन लॉक।
ये सेक्शनल टाइम लिमिट होती है कि उतने मिनट के लिए ही वो सेक्शन खुलेगा और आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें, आपका जो प्रीलिम्स का एग्जाम है वो 1 घंटे का होने वाला है और प्रीलिम्स को आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है। प्रीलिम्स के मार्क्स काउंट नहीं होते हैं फाइनल स्कोर में। प्रीलिम्स का एक ही काम है, जो बच्चे क्लियर करेंगे, और कितने बच्चों का क्लियर होगा? आपकी वैकेंसीज के 10 गुना बच्चों का। तो इन बच्चों का, जिन बच्चों का प्रीलिम्स क्लियर होगा, उनका रोल नंबर आएगा फॉर मेंस एग्जामिनेशन, और फिर आपका होगा मेंस का एग्जाम। और मेंस के एग्जाम में आपका क्या है पैटर्न? रीजनिंग, इंग्लिश और मैथ्स तो है ही है, उसके बाद जर्नल अवेयरनेस और कंप्यूटर। सभी सेक्शंस के आप देख सकते हैं 40 सवाल है, एक सवाल 1 नंबर का, जिस वजह से आपका 200 सवाल का पेपर होगा और मार्क्स भी आपके 200 नंबर होंगे। और जो आपको सेक्शनल टाइम लिमिट मिल रही है, देखिए इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ्स में तो 30 मिनट्स ईच आपको मिलेंगे। उसके बाद जर्नल अवेयरनेस की अगर मैं बात करूं तो जर्नल अवेयरनेस में आपके 25 मिनट्स है एंड कंप्यूटर नॉलेज में आपके जो है वो 20 मिनट्स है, यानी कुल मिलाकर आपका 135 मिनट्स का ये पेपर होने वाला है। और नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल है, प्रीलिम्स में भी 1/4 की यानी 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग है और मेंस में भी आपकी 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग होगी। और मेंस कितने बच्चों का क्लियर होगा? आपकी जो वैकेंसीज है उसके 2 गुना बच्चों का मेंस क्लियर होगा। अब जब आपका मेंस क्लियर होगा, उसके बाद एक मेरिट लिस्ट बनेगी और वो किन स्कोर्स पे बेस्ड होगी? सिर्फ आपके मेंस के स्कोर पे, क्योंकि प्रीलिम्स के स्कोर काउंट नहीं होंगे, सिर्फ मेंस के स्कोर पे एक मेरिट लिस्ट बनेगी। और उसके बाद जिन बच्चों की ज्वाइनिंग आ रही है, ठीक है, उनका होगा लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। अब ये लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट क्या होता है? देखिए, आप जिस भी सर्कल के लिए या जिस भी स्टेट के लिए भरेंगे, वहां की एक ऑफिशियल लैंग्वेज होती है और वो आपको आनी चाहिए। तो वो ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है, वो पूरी लिस्ट उन्होंने दी है, जो मैं अभी आपको दिखाऊंगी भी, ओके। और वो अभी आप देख लेना, आपने जिस सर्कल का भी भरना है वहां की आपको लैंग्वेज आनी चाहिए। और आप जो है जिस सर्कल का भरेंगे वहीं पे आपकी ज्वाइनिंग आएगी, उसी सर्कल की ऑफिस में, आरबीआई के ऑफिस में आपकी ज्वाइनिंग आएगी। ऑल्दो उन्होंने नोटिफिकेशन में बोला है कि हम जो है ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है, बट इनिशियली मतलब वो चांसेस बहुत कम होते हैं, बट वो इसीलिए नोटिफिकेशन में बोल रहे हैं कि कल को बच्चे कई बार ऑब्जेक्ट करें तो ऐसा ना हो, है ना। तो आप लोग जो है यहाँ पे जिस सर्कल से भरेंगे उस सर्कल की ऑफिशियल लैंग्वेज भी आपको आनी चाहिए और उस सर्कल में ही आपकी पोस्टिंग इनिशियली होगी, ओके। और ये जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट है, इसके कोई मार्क्स नहीं काउंट होंगे, ये आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है। और कैंडिडेट्स मस्ट बी प्रोफिशिएंट इन द ऑफिशियल या लोकल लैंग्वेज ऑफ द अप्लाइड स्टेट। आपको रीड, राइट, स्पीक एंड अंडरस्टैंड, ये 4 पैरामीटर्स में चेक करना है कि वो आपको भाषा आनी चाहिए। और ये जो टेस्ट है ये क्वालिफाइंग नेचर का है, अगर आप इसको फेल करेंगे तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। मतलब कि अगर आपके मेंस के स्कोर अच्छे हैं, यानी कि अगर मेरिट लिस्ट में मान लो आपका नाम सबसे ऊपर है पर आप एलपीटी को क्वालिफाई नहीं कर पाए तो आप रिजेक्टेड है। तो इसीलिए एलपीटी चाहे इसके मार्क्स नहीं काउंट होने हैं, बट ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, तो इस चीज को जरूर चेक करना कि आप जिस स्टेट को भर रहे हैं उसकी ऑफिशियल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। बड़ा बेसिक सा टेस्ट होता है, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग का टेस्ट है कि आपको वो लैंग्वेज का कोई ऐसा कोई मतलब खतरनाक सा टेस्ट नहीं होना है। आपको बहुत सिंपल सा टेस्ट होता है, सिर्फ ये जानने के लिए कि क्या आप लिख पा रहे हैं या पढ़ पा रहे हैं या बात कर पा रहे हैं उस भाषा में और समझ पा रहे हैं, बस इतना सा उन्होंने जानना है। तो आपको मैं पूरी लिस्ट दिखा देती हूँ। जैसे कि अगर आप अहमदाबाद स्टेट का भरोगे, अगर आपको वहां का पेपर भरना है और वहां पे ज्वाइनिंग चाहिए, तो आपकी वहां की ऑफिशियल लैंग्वेज है गुजराती। इसी तरीके से बेंगलुरु की कन्नड़, भोपाल की हिंदी, भुवनेश्वर की ओडिया, चंडीगढ़ की पंजाबी या फिर हिंदी, मतलब कोई एक, ये दोनों जरूरी नहीं है, मतलब इनमें से कोई एक आती है तो चलेगा। ऑप्शन दे रहे हैं, चेन्नई की है तमिल, गुवाहाटी की है असमीज, बंगाली, खासी, मणिपुरी, बोडो और मिजो, ओके। हैदराबाद की है तेलुगु, जयपुर की है हिंदी, जम्मू की है उर्दू या फिर हिंदी या फिर कश्मीरी, कानपुर और लखनऊ की है हिंदी, ओके। और कोलकाता की अगर हम देखें तो वो है बंगाली या फिर नेपाली, मुंबई की है मराठी या फिर कोंकणी, नागपुर की है मराठी या फिर हिंदी।
उसके बाद न्यू दिल्ली की है हिंदी, पटना की है हिंदी या फिर मैथिली, और तिरुवनंतपुरम की है मलयालम। तो बच्चे ये ऑफिशियल लैंग्वेजेस है आपकी, जो आपको अच्छे से चेक करनी है, ठीक है। अब मैं बात करूंगी आपकी सैलरी की। देखिए, अगर आपकी आरबीआई असिस्टेंट में ज्वाइनिंग होती है, देखिए आरबीआई असिस्टेंट बहुत बढ़िया पोजीशन है। आप एसबीआई के भी फॉर्म भरते हैं, आप आईबीपीएस के, आरआरबीज के बहुत सारे फॉर्म भरते हैं, इन सभी में पब्लिक डीलिंग है। बट आपका जो आरबीआई है उसमें पब्लिक डीलिंग इतनी नहीं होती है। बैंक में तो सुबह से रात तक कस्टमर आ रहा है, आरबीआई में इतनी ज्यादा पब्लिक डीलिंग नहीं है। तो एक तरीके से अगर मैं देखूं कि बाकी आपके बैंकिंग जॉब से बहुत बेटर है। प्रेस्टीज वाइज भी अगर आप आरबीआई के एम्प्लॉय हैं तो आपका एक अलग ही रुतबा है, ठीक है, वो तो चलो है ही है। उसके अलावा अगर मैं वर्कलोड की बात करूं तो आरबीआई में देखो काम तो हर जगह है, मैं ये नहीं बोलूंगी कि बिल्कुल काम नहीं है, काम तो यह हर जगह करना पड़ेगा, आपको फ्री में कोई नहीं बैठ के पैसे देगा, काम तो सब करवाएंगे। बट मैं कंपैरेटिव वे में कह रही हूं कि बाकी जो बैंक्स आपकी एसबीआई या आईबीपीएस या आरआरबी से अगर मैं कंपेयर करूं तो इनके कंपैरिजन में आरबीआई का वर्कलोड कम है। प्लस अगर मैं सैलरी की बात करूं तो आप जो है अगर मतलब जो आईबीपीएस एसबीआई का क्लर्क होता है ना, उससे ज्यादा सैलरी है आरबीआई असिस्टेंट की। तो कहीं ना कहीं आप अगर आईबीपीएस के पीओ या आरआरबी के पीओ को देखोगे ना, उसकी सैलरी के कहीं आसपास पहुंच जाती है। सेम नहीं मैं बोलूंगी बट कहीं आसपास पहुंच जाती है आप अगर आरबीआई असिस्टेंट है तो बहुत अच्छी वैकेंसी है ये, बहुत अच्छी जॉब है ये। अगर आप एलिजिबल है तो जरूर भरना, क्योंकि पेपर का लेवल भी इसका कोई ज्यादा टफ नहीं होता है, आसान होता है। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि कट ऑफ ज्यादा जाएगी, है ना, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो वो सब आपको करना पड़ेगा। पेपर डिफिकल्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है आरबीआई असिस्टेंट में। और दूसरा, सैलरी का भी फायदा ज्यादा है, वर्कलोड का भी फायदा है, कम है, मतलब हर पैरामीटर से। अच्छा, फैसिलिटीज की अगर मैं बात करूं वो भी बहुत ज्यादा है। तो हर पैरामीटर से आरबीआई इज बेटर एज कंपेयर टू जितने भी आपके बैंक्स हैं, ओके। और सैलरी बेसिक पे में बहुत चीजें अभी ऐड होती है, ठीक है। 29,000 पर मंथ की बेसिक पे है, और आपकी जो ग्रॉस एमोल्यूमेंट्स है जिसमें अभी मैंने एचआरए इंक्लूड नहीं किया, तो वो 58,514 पर मंथ है, ओके। और अब अगर आप इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं कर लीजिए, क्योंकि आपकी डेडलाइन जो है वो 8 मार्च 2026 है। और इस फॉर्म को फिल करने के लिए आपको इस वेबसाइट पे जाना होगा, और इस वेबसाइट पे जाकर आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो ऐसी सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, जिसका नाम है रीजनिंग बाय तन्वी मैम। और इस चैनल पे आपको बहुत सारी क्लासेस बहुत जल्द मिलेंगी, जिसमें कि आपके बैंकिंग और एसएससी या जितने भी एग्जाम्स होते हैं जिसमें कि रीजनिंग आती है, उसका सारा सिलेबस जो है इस चैनल पे करवाया जाएगा। थैंक यू सो मच।